नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हर साल की तरह हम लोग यूपीएससी के विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं वो है दृष्टि आईएएस संस्थान की, क्योंकि आने वाले कुछ समय में और संस्थानों के टेस्ट पेपर आएंगे, तो अभी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग पेपर लेके आए हैं वो है जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पेपर है आपका जीएस का, ये दृष्टि आईएएस संस्थान का है और इसमें जो पेपर बेस्ड है वो हिस्ट्री से बेस्ड है। जैसा कि इसमें एक्सप्लेनेशन अगर हम आपको देखें तो इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए, हिस्ट्री के 30, मेडिवल हिस्ट्री के 20, आर्ट एंड कल्चर के 25 और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पर विचार करना है, इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था और मानव पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे। दूसरा स्टेटमेंट, मानवों को पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान था, जैसा कि बेलन घाटी के शैल आश्रयों में मिलने वाली संरचनाओं से प्रमाणित होता है। तीसरा, इस दौरान जलवायु सामान्यतः प्लेस्टोसिन काल के अनुरूप थी, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिम चादर की विद्यमानता थी। अब आपको ये बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो चूंकि आप लोग देख रहे हैं कौन सा टाइम है, ये पुरापाषाण का टाइम है। कौन सा टाइम मित्रों? पुरापाषाण का टाइम है। तो जरा इसे देखते हैं क्या है इसमें। तो इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। तो आप जानते हैं पुरापाषाण के मनुष्य को कृषि का वैसे भी कोई ज्ञान नहीं था, यानी ये स्टेटमेंट पूरी तरह क्या है? सही है। दूसरा, मानव पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान था, जैसा कि बेलन घाटी के शैल आश्रयों में मिला है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मानव क्या कर रहा था, घर बनाने का ज्ञान था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेलन घाटी हो, भीमबेटका हो, इस समय जो स्थल मिले हैं वो पुरातात्विक स्थल गुफाओं के आश्रय मिले हैं, यानी ये स्टेटमेंट कैसा दिया गया है? हमें गलत दिया गया है। दूसरे पे पहुंचते हैं, इस दौरान जलवायु सामान्यतः प्लेस्टोसिन काल के अनुरूप थी, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिमचादर की विद्यमानता थी। तो प्लेस्टोसिन काल युग में अगर हम बात करें तो ये युग होता है मित्रों हिमयुग। कौन सा युग है? हिमयुग। और इस युग में हिमयुग की बात बिल्कुल अनुरूप है, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमचादर के रूप में विस्तृत थी, यानी ये स्टेटमेंट सही है। यानी पहला और तीसरा हमारा सही है। और इसमें हमें देखना है अपने ऑप्शन में कौन से में पहले और तीसरे मिल रहे हैं। तो हम आपको देखते हैं कि ऑप्शन बी में हमारे पहले और तीसरा मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसे देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थल और सांस्कृतिक विशेषता। पहला बुर्जहोम, दूसरा मेहरगढ़ और तीसरा है अहाड़। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय विविधता और विशिष्टता थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। बुर्जहोम के बारे में बता रहा है गर्तावास, समाधान में मालिकों के साथ पालतू कुत्तों के प्रमाण, मेहरगढ़ में धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण और अहाड़ में पत्थर की खुलाड़ी और ब्लेडों का अभाव। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो मित्रों बुर्जहोम जो है आपका, बुर्जहोम जो है वो हमारा गर्ता आवास के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गर्ता आवास। यानी अगर हम इस स्थल के बारे में बात करें तो ये आज के हमारे JNK में है, यानी जम्मू कश्मीर में है। और गर्ता आवास यानी गड्ढा घर। इसका अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका? गड्ढा घर है। ठीक है, समाधान में मालिकों के साथ पालतू कुत्तों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर ये विशेषता देखी गई है, नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ पर अनेक प्रकार के उपकरण मिले हैं और वो पालिशदार पत्थर
और उपकरण हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुत्तों के साथ उनके मालिकों के साथ उनके कुत्तों को दफनाने की बात प्रमाणित होती है, यानी ये जो मिलान है ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही होती है। दूसरे पे चलते हैं, मेहरगढ़ धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण। यदि हम यहाँ पर बात करें धान की खेती में लगभग 7000 ईसा पूर्व से एक प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल है जो धान की खेती के लिए जाना जाता है। तो ये अगर हम बात करें तो धान की खेती के सबसे प्राचीन स्थलों के बारे में बात करें तो वो है नवपाषाण स्थल लोहरा देव। कौन सा है, लोहरा देव। अब मेहरगढ़ इसके लिए नहीं जाना जाता है मित्रों, नवपाषाण धान की खेती के लिए जो क्षेत्र है वो है लोहरा देव है। कौन सा है मित्रों, लोहरा देव है। ठीक है, और अगर मेहरगढ़ के बारे में बात करें, प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल है जो गेहूं और जौ के लिए जाना जाता है। किसके लिए, गेहूं और जौ के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही मिलान नहीं है। आहार पत्थर की कुल्हाड़ी और ब्लेडों का यहाँ पर अभाव रहा है, ये बिल्कुल सही है। यानी दो बातें यहाँ पर हमें निकल के सामने आ रही हैं सही, तो पहला और तीसरा, यानी कहाँ पर युग, कितने युग में सही है, तो 2 युग में सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विंध्य पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता प्रदर्शित होती है। दूसरा, मध्यपाषाण काल के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों के विकास से स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या बात कहा जा रहा है, कौन सा कथन सही है, तो विंध्य पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं, यानी ये जो बात की जा रही है ये बेलन घाटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अगर हम किताबों में बात करें तो ये बेलन घाटी की बात है। बेलन घाटी, और थोड़ा पतला करें पेन मित्रों, सही है, बेलन घाटी की बात की जा रही है, यानी ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरे पे चलते हैं, मध्यपाषाण काल के दौर में पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों के विकास से स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मध्यपाषाण काल में यदि हम बात करें तो उत्तर पाषाण काल कहा जाता है और इसमें सूक्ष्म उपकरण, छोटे और नुकीले औजार मिले हैं। ठीक है, और ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो पॉलिशदार पत्थर और औजारों का विकास से स्थायी कृषि मार्ग नहीं, यहाँ पर टूल्स हमारे छोटे हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, नुकीले हो गए हैं। तो ये यहाँ पर ये बात तो क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या बात की जा रही है। हाँ, कितने ऑप्शन उपरोक्त संबंधों में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कथन 1 सही, कथन 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, कथन 1 दोनों सही है लेकिन 2 की व्याख्या नहीं करता, कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि कथन 1 हमारा सही था और कथन 2 हमारा सही नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों तथा उनसे संबंधित आधुनिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेहलुआ, दिलमुन, मिलाए। ठीक है, उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? मेहलुआ, दिलमुन और मलय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से सही हैं, तो मेलुआ जो आधुनिक इराक के संलग्न क्षेत्र हैं, दिलमुन वर्तमान बहरीन के संलग्न क्षेत्र और मलय वर्तमान तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मेहलुआ के बारे में बात करते हैं जो कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मिला है और इराक का सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। यानी ये मेहलुआ जो है वो मेसोपोटामिया से संबंधित है और मेसोपोटामिया किससे संबंधित है, इराक से संबंधित है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इराक में प्राचीन मेसोपोटामिया से संबंधित है और टिग्रिस यूफ्रेटिस मुख्य भूमि में स्थित है जहां हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वस्तुएं मिली हैं जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक के संबंध के आसार मिले हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात करें मेसोपोटामिया से मिला है और ये जो मेहलुआ है ये मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु
घाटी के लिए उपयोग किया गया है शब्द। किसके लिए? सिंधु घाटी के लिए। तो ये महलुआ इराक में ना होके हिंदुस्तान में भी होगा, यानी ये जो चीज मिलाई गई है ये हमारी गलत हो जाएगी। ढिलमुन की अगर हम दिलमुन के बारे में बात करें तो वर्तमान बहरीन में है। तो दिलमुन 2000 ईसा पूर्व फारस की खाड़ी में स्थित एक क्षेत्र है जो कि बहरीन के क्षेत्र में स्थित है, और ग्रंथों में इसे दिलमुन मकान का उल्लेख मेसोपोटामिया में किया गया है, यानी ये बिल्कुल सही है। मलय वर्तमान के तमिलनाडु का संलग्न क्षेत्र है। मलय के बारे में बात करें तो मलय जो है प्राचीन ग्रंथों में मलय प्रायद्वीप से लिया गया है और वर्तमान में है म्यांमार और थाईलैंड वाले क्षेत्रों में आता है। किस में आता है? म्यांमार और थाईलैंड वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तांबा राजस्थान की खेतरी की खदान है, कार्नेलियन गुजरात का लोथल क्षेत्र, लेपिस लाजुली मध्य एशियाई बदख्शां क्षेत्र। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सिंधु घाटी के लोग जो कि तांबे के लिए कहां से आश्रित थे? राजस्थान के खेतड़ी से थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजस्थान के खेतड़ी से करते थे। कार्नेलियन से मोतियों और आभूषणों का निर्माण किया जाता था। यह मुख्य रूप से गुजरात के लोथल से प्राप्त होता था। किससे? गुजरात के लोथल से प्राप्त होता। तो ये भी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली के बारे में याद करें, मध्य एशिया का बदख्शां का क्षेत्र है और सिंधु सभ्यता के लोग इस क्षेत्र में सोर तुगई जैसी बस्तियां यहां पर मिली हैं, और ये मध्य एशिया का बदख्शां का क्षेत्र है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हाँ यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? उस पर जरा देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है? इसका उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों को रूपांतरित करना है। दूसरा, जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति की अध्यक्षता स्थानीय सांसद MP द्वारा की जाएगी। इसकी के तहत कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसे संबद्ध गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा कब की गई थी? 2025-26 के बजट में की गई थी। किसमें? 2025-26 के बजट में ऐसी बात की गई थी। इसका उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेपों, ठीक है, और यह एक प्रकार की जिसकी अवधि के बारे में बात करें, इसकी अवधि निर्धारित की गई थी 6 ईयर। कितनी निर्धारित की गई थी? 6 ईयर। और ये एक समन्वय आधारित विकास थी, और इस योजना में 11 मंत्रालय की 36 केंद्रीय योजनाएं शामिल की गई थी कृषि संबंध से। यह योजना 100 निम्न प्रदर्शन वाले कृषि जिलों में आधारित है, जिनमें कम उत्पादकता, कम फसल, ठीक है, कम उत्पादकता और कम फसल वाले 100 कृषि जिलों को रूपांतरित करना है। तो पहली कथन जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति का विकास स्थानीय सांसद MP द्वारा की जाएगी। इसके माध्यम से कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन, मधुमक्खी की बात की गई है। और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें, प्रत्येक चयनित जिले में धन धान्य कृषि योजना समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर समिति की अध्यक्षता DM करेगा, न कि MP करेगा, या जिला पंचायत निर्धारित करेगा कौन करे। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तीसरा क्या? इसके तहत कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ये सारी वानिकी की बात की जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर ये सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7? उसे देखते हैं। स्टेबल कॉइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिनका मूल्य किसी स्थिर परिसंपत्ति जैसे फिएट मुद्रा या वस्तु से संबंधित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जीनियस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली
अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन की विनियमन हेतु फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक श्रेणी के अंतर्गत मित्रों आती है और डिजिटल परिसंपत्तियों को लाभ, दैनिक लेन देन की आवश्यक, फिएट मुद्राओं, वित्तीय वितरण, ये सारी बातें इसमें की जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका के जीनियस अधिनियम के अंतर्गत जुलाई 2025 में से पास किया गया था और ये मुख्य धारा की भुगतान के लिए यूज की जाएगी, यानी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन आई सूचकांक में सुधार वित्तीय समावेशन के विस्तार तथा धारणीय वित्तीय साक्षरता पहलों के प्रभाव का परिचायक है। दूसरा, एफआई सूचकांक में 3 उप सूचकांक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल होते हैं, जो क्रमशः वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, उपयोग और गुणवत्ता के प्रतिबंधित करते हैं। कथन 3, वित्त वर्ष 2025 में एफआई सूचकांक मुख्य रूप से उपयोग तथा गुणवत्ता के सुधार के लिए किया गया है। तो यहां पर यदि हम बात करें, एफआई सूचकांक में सुधार वित्तीय समावेशन विस्तार धारणीय साक्षरता पहलों को प्रभाव को परिचायक है। ये जो बात की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय समावेशन सूचकांक देश में समग्र मापन के लिए की गई है और यहाँ पर स्कोर भी दिया जाएगा, 0 to 100 स्कोर इसमें निर्धारित किया गया है मित्रों। ठीक है, यह सूचकांक पहुंच, उपयोग शामिल के लिए है। प्रतिबंधित गुणवत्ता, ये बिल्कुल सही है। एफआई सूचकांक मुख्य रूप से उपयोग आयामों में सुधार करता है, यानी ये जो स्टेटमेंट पहला दिया गया है, दूसरा और तीसरा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन जरा देखते हैं क्या है यहाँ पर। उपरोक्त कथनों को संबंधित कौन से सही हैं? कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला ही ऑप्शन हम लोग मार देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम से अनुदान तथा अल्पकालिक ऋण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही होगी, तो अनुसंधान विकास नवाचार से संबंधित की जो बात की गई है, इसके लिए प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1 लाख करोड़ कुल परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाना है। यानी ये दोनों बातें जो हैं वे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं जैसे इस योजना के अंदर वित्त पोषण मध्यम अनुवाद अल्पकालिक ऋण है, नहीं, ये अल्पकालिक ऋण नहीं है, ये डीप टेक फंड एंड फंड्स का योगदान है, दीर्घकालिक ऋण है, यानी दूसरा गलत है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 10? देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन ईएलआई योजना का उद्देश्य राजकोषीय प्रोत्साहनों को धारणीय रोजगार सृजन से जोड़कर रोजगार सृजन के साथ कार्यबल की औपचारिकरण को प्रोत्साहित करना है। कथन 2, इस योजना के तहत ईपीएफओ डेटाबेस में शामिल सभी नए पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवा के प्रथम माह में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 की एक मुश्त अनुदान राशि अंतरित करना शामिल है। कथन 2 क्या कहता है? ईएलआई योजना नियोक्ताओं के अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र हेतु 4 वर्षों तक विस्तारित लाभ दिए जाने शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे, तो मित्रों रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना 99,446 करोड़ के व्यय पर आधारित है। ठीक है, और ये
और ये विशेष रूप से विनिर्माण, रोजगार सृजन, कौशल विकास से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी रोजगार देना है और नए रोजगारों को सृजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की गई, प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों को एक मुश्त अग्रिम भुगतान के लिए लाभ एक माह वेतन 15,000 रुपए के बराबर होगा और पहली किस्त लगातार 6 माह रोजगार के बाद दूसरी 12 माह पूरे होने पर डायरेक्ट बेनिफिट उपयोग के अंतर्गत आएगी। यानी डेटाबेस में शामिल सभी पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार की सेवा के प्रथम माह में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 एक मुश्त राशि का अंतरित करना शामिल है। ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रथम माह में नहीं, प्रथम अगर हम यहाँ पे बात करें अनुदान देना शामिल नहीं है, इसके बजाय लाभ एक माह के वेतन के रूप में 15,000 दिया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, नियोक्ताओं को रोजगार सृजन हेतु श्रम प्रोत्साहन संबंधित विनिर्माण हेतु विस्तारित लाभ दिए जाने का शामिल है। तो 3,000 से अधिक लगभग इसमें रुपए शामिल नियोक्ताओं को दिए जाने की बात है। ये बात बिल्कुल सही है। रोजगार सृजन छोड़कर रोजगार सृजन कार्यबल को औपचारिकता प्रोत्साहित करना, यानी पहला और तीसरा कथन क्या है हमारा, सही है। जरा देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। नहीं, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु वे उसमें से केवल कथन 1 की व्याख्या करता है। उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या, 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। तो कौन सा सही है मित्रों, तीसरा मैंने बताया सही है, दूसरा क्या है, गलत है और वो एक की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निसार मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निसार मिशन, देखते हैं। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन के तहत पहली बार GSLV रॉकेट द्वारा उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह की मुख्यतः गहन अंतरिक्ष घटनाओं खगोलीय अध्ययन हेतु निर्मित किया गया था। तो अगर हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है उसमें बात करें तो निसार नासा और इसरो का एक सिंथेटिक आर्कमेचर उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह है और ये GSLV F-16 के अंतर्गत 30 जुलाई 2025 को छोड़ा गया था। GSLV F-16 के अंतर्गत 25 जुलाई 2025 को, ठीक है, छोड़ा गया था। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। और ये सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी सेंट्रोसेंट्रिक, यानी ये बात बिल्कुल सही। इस उपग्रह का मुख्यतः गहन अंतरिक्ष घटनाओं के लिए किया जाएगा। नहीं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LS बैंड के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र, भू संचालन, प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जाएगा, न कि खगोलीय घटनाओं के लिए। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 3 बॉय 35 इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तंबाकू, शराब, प्रसंस्कृत मांस, उपरोक्त में से कितने उत्पादों को वर्ष 2035 तक उच्च करों के माध्यम से कीमत बढ़ाने के लक्ष्य के तहत शामिल किया गया है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 बॉय 35 इनिशिएटिव के तहत तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय जैसे 3 हानिकारक उत्पादों को वास्तविक कीमतों करों के माध्यम से 35 तक कम से कम 50% की वृद्धि करना है। प्रत्येक देश में ये बात की गई है क्योंकि तंबाकू से प्रतिवर्ष 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है तो तंबाकू, शराब और प्रसंस्कृत मांस उपयुक्त उत्पादकों में से 35 तक उच्च करों के माध्यम से कीमत बढ़ाने का लक्ष्य तहत शामिल है। तो 1 और 2 इनके तहत, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है 13, इसे देखते हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार वेटलैंड पृथ्वी की सतह के 20% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के विपरीत उत्तरी अमेरिका एवं ओशनिया में वेटलैंड क्षरण का प्रमुख कारण आक्रामक प्रजातियां हैं।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें रामसर वेटलैंड से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वर्ष 2025 के आंकड़ों से पृथ्वी की सतह के 20%, तो पृथ्वी की सतह के 20% से नहीं, ये पृथ्वी की सतह के 22% से अधिक क्षेत्रफल में विस्तारित है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अफ्रीका के विपरीत उत्तरी अमेरिका में उष्णीय वेटलैंड क्षरण के प्रमुख कारण आक्रामक है, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कौन सी बात हमारी यहाँ पर सही होगी, इस पर जरा विचार करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14, उसे देखते हैं। जीलोंग संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के बीच AUKUS स्तंभ 1 के तहत रक्षा सहयोग हेतु हस्ताक्षरित की गई थी। इसमें परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के संयुक्त विकास एवं संचालन का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जीलॉग क्या है? जीलॉग संधि 50 वर्षीय द्विपक्षीय रक्षा समझौता है, ठीक है। और ये जीलॉग संधि में SSN और AUKUS कार्यक्रम के तहत परमाणु संचालित पनडुब्बियों की डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव के निपटान की बात की गई है। परमाणु संचालित, ये बात बिल्कुल सही है। स्तंभ 1 के तहत रक्षा सहयोग की हस्ताक्षरित किया गया है, नहीं, स्तंभ 1 के तहत ऐसी बात नहीं की गई है, तो ये हमारी बात बिल्कुल गलत है। स्तंभ 1 के अंतर्गत ये बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? हाल ही में समाचारों में रहे गिरमिटिया का आशय क्या है? गिरमिटिया ब्रिटिश उपनिवेश जैसे त्रिनाद आदि में बसे भारतीय अनुबंध मजदूरों के वंशज, भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली गेको की एक नई प्रजाति, औपनिवेशिक काल के पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले भारतीय, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जहाजों कार्य करने वाले भारत के मूल निवासी नाविकों का समूह। यदि हम यहाँ पर बात करें, गिरमिटिया से आशय भारतीय अनुबंधित मजदूरों से है जिन्हें ब्रिटिश त्रिनाद में ले गई थी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? जैन संप्रदायों के उदय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के विभाजन 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में आए। दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्थानकवासी संप्रदाय ने उदय दिगंबरों से हुआ, इसने मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं? जैन संप्रदाय का उदय मठवासी आचरण, शास्त्रों की व्याख्या, तपस्या, व्यवहारों से है और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ और शताब्दी ईसा पूर्व आश्रम में आई, ये बात बिल्कुल सही है। दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, दिगंबरों का ही यह मानना था, ठीक है। जबकि हीनयान ये कह रहे थे कि दोनों लोग यानी स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्थानकवासी संप्रदाय उदय दिगंबरों से हुआ और इसने मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ठीक है, श्वेतांबरों से हुआ था इनका किससे हुआ था? श्वेतांबरों से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है, ए और 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17, उसे देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान शाखा ने बौद्ध सत्व आदर्श का समर्थन करने के लिए लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त ग्रंथों को स्वीकार किया गया था। हीनयान शाखा में आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्वाण पर बल दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
तो यहाँ पर बात करें महायान शाखा बोधिसत्व के आदर्श का समर्थन करने के लोटस सूत्र से जैसे अतिरिक्त ग्रंथों को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। हीनयान शाखा ने आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्माण पर बल दिया, ये भी सही है। तो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। महायान को ग्रेट व्हीकल कहा जाता है जो सार्वभौमिक निर्माण और के पुराने ग्रंथों के अतिरिक्त नए सूत्रों पर भी विश्वास करते हैं। आत्मानुशासन, ध्यान और व्यक्तिगत निर्माण की बात इन्होंने की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है, बौद्ध दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म में एक स्थायी आत्मा आत्मन के अस्तित्व को स्वीकार किया गया जो मृत्यु के बाद भी कर्म फल का वहन करने हेतु अस्तित्व में रहती है। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्रह्मांड के नियंत्रण के साथ जीवों के भाग्य निर्धारक के रूप में संदर्भित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बौद्ध धर्म में एक स्थायी आत्मा आत्मन के अस्तित्व को स्वीकार किया जो मृत्यु के बाद कर्म फल का वहन का हेतु अस्तित्व में रहती है। तो बौद्ध अस्तित्व कर्म पुनर्जन्म प्रत्यु समुत्पाद द्वारा करने के साथ सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। यह विशेषता बौद्ध धर्म में आत्मा आधारित ईश्वरवादी परंपराओं से अलग है। बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा और अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, अस्वीकार किया गया था, यानी ये गलत है। बौद्ध धर्म सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्रह्मांड के नियंत्रण और जीवों के भाग्य निर्धारक के रूप में संदर्भित करता है। ये भी बात क्या है, गलत है। सृजन के ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, ये भी बात गलत है। तो कितने, ना एक सही ना दो सही, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19, मौर्य प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम प्रमुख प्रांतीय स्तर पर समाहर्ता और सन्निधाता का प्रति उत्तरदायी था। भू राजस्व मुख्यतः भाग के रूप में वसूला जाता था जो सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था, जबकि बटाईदार अपनी उपज का आधा हिस्सा राज्य को देते थे। केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ग्राम प्रमुख प्रांतीय स्तर पर समाहर्ता और सन्निधाता के प्रति उत्तरदायी था, ये बिल्कुल गलत है। ग्राम प्रमुख जिला स्तर पर लेखाकार संग्राहक के प्रति उत्तरदायी था, न कि समाहर्ता और संधाता के प्रति। ठीक है। भू राजस्व मुख्यतः भूभाग का वसूला जाता था जो सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था, सही है। केवल सिंचित भूमि में सिंचाई कर लगाने के माध्यम से बात की जाती थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। 2 और 3 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20, जरा देखते हैं। बृहद शिलालेखों से संबंधित, बृहद शिलालेख 2, 11 और 7 क्या बात कर रहे हैं? सामाजिक कल्याण उपाय, चिकित्सा सेवा, कुआं, सड़कों के निर्माण का वृक्षारोपण। बृहद शिलालेख 11 बड़ों के प्रति सम्मान, उदारता, पशु हत्या पर रोक। बृहद 7 सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की अपील। इसमें बताना है कौन कौन से सही हैं। तो बृहद शिलालेख 2 के बारे में यदि हम बात करें तो ये सामाजिक कल्याण के बारे में बताया गया था, यानी पहली बात हमारा ये सही होगा। बृहद शिलालेख 9 के बारे में, 11 के बारे में यदि हम बात करें, बड़ों के प्रति सम्मान के बारे में बात की गई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 7 के बारे में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की अपील, ये भी सही है, यानी सभी के सभी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, इसे देखते हैं। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? सुमुख को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। गौतमी बुद्ध सतकर्णी को पश्चिमी दक्कन के गुजरात के क्षत्रपों ने पराजित किया था। ठीक है। उत्तरकालीन सातवाहनों के प्राकृत संस्कृत दोनों भाषाओं के लेखों के बारे में सिक्के जारी किए थे। रानी नागनिका ने नाना घाट अभिलेखों के वैदिक यज्ञों को उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमुख सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं, सही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी दक्कन के गुजरात की क्षत्रपों को पराजित किया, ये भी सही है। उत्तरकालीन समय प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं की बात करते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये संस्कृत तमिल तेलुगु के बारे में बात की जाती थी, संस्कृत और प्राकृत के बारे में नहीं। तो ये कथन हमारा क्या होगा? गलत होगा, और हमें नहीं वाला ही करना था, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासकों द्वारा विविध धार्मिक प्रतीकों का उपयोग अनेक परंपराओं को समायोजन दर्शाता है। कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, ब्राह्मणिक, बौद्ध और स्थानीय देवताओं की आकृतियां अंकित थीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बात सही है। तो कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्कों में विभिन्न स्थानीय देवताओं का उल्लेख मिलता है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, कुषाण शासकों में विविध धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे। कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के ईरानी, यूनानी, ब्राह्मणिक, बौद्ध, स्थानीय देवताओं की आकृतियां अंकित थीं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कथन दोनों सही है। कथन दो, कथन एक ही सही व्याख्या करता है। एक और दो दोनों सही है। कथन एक सही व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो सही नहीं है। तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल बात एक की सही व्याख्या हो रही है दो के द्वारा, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य में काव्य विषयों में को व्यापक रूप से अकम एवं पुरम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अकम काव्य युद्ध और वीरता के विषयों से, जबकि पुरम काव्य प्रेम और व्यक्तिगत जीवन की भावनाओं से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अकम ग्रंथ जो मिला है वो तोलकप्पियन के बारे में, तोलकप्पियन से ये जानकारी हमें मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, अकम काव्य युद्ध और वीरता के विषयों को, जबकि पुरम काव्य प्रेम के जीवन की भावनाओं के बारे में बताता है। तो यहीं पर उल्टा हो गया, अकम काव्य निजी आयाम से संबंधित है जो प्रेम के बारे में बताता है, ये प्रेम के बारे में, और पुरम वीरता के बारे में। तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य और राजधानी चोल, चेर और पांड्य, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? संगम काल में चोल, चेर, पांड्य तीन राजवंश हैं। ठीक है, और चोलों की अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो उरेऊ है, ये बिल्कुल सही है। चेरों के बारे में, राजधानी के बारे में बात करें तो चेरों की जो राजधानी है वो बंजी है। क्या है? बंजी है, करूर के निकट। ठीक है, और पांड्यों के बारे में बात करें राजधानी, तो उनकी राजधानी मदुरई है। ठीक है, तो ये इधर होगा और ये इधर होगा, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संगम काल के समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते थे, न कि पदानुक्रम वर्ण व्यवस्था पर। युद्ध में वीरता दिखाने वालों के सम्मान में नडुकल या वीरुकल नामक स्मृति शिलाएं स्थापित की जाती थीं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, इसे जरा देखते हैं हम लोग। संगम काल के दौरान दक्षिण भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी पवनों की खोज से रोम साम्राज्य के साथ साथ प्रत्यक्ष और व्यापार के प्रोत्साहन मिलने से अरब मध्यस्थों की भूमिका सीमित हो गई। दक्षिण भारत के कच्चे माल व तैयार वस्तुओं का निर्यात होता था जिसमें मसाले, इमारती लकड़ी, बहुमूल्य रत्न और पनके, रंगीन सूती वस्त्र शामिल थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27, इसे देखते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राज्यों को विलय कर लिया और दक्षिणापथ को पराजित कर राजाओं की अधीनता स्वीकार करने के बाद शासन करने की अनुमति दी। दक्षिणापथ के राजाओं ने पहले बंदी बनाने और बाद में मुक्त करने की नीति को ग्रहण कर उसके बाद मोक्ष नीति के रूप में जाना गया। उत्तरी और सीमांत राज्यों की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो कथन जो एक है उसकी व्याख्या 2 और 3 के द्वारा की जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये कथन जो है बिल्कुल सही और इसकी व्याख्या ये दोनों कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28, इसे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुण आक्रमणों के ने गुप्त शासन को गंभीर आघात पहुंचाया, विशेष रूप से साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। कथन 2, कुमारगुप्त ने शासन के उत्तरार्ध में हूणों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और तोरमाण और मिहिर कुल के शासन काल में उनका विस्तार हुआ। उपरोक्त कथनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही हैं और एक की व्याख्या भी की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है 29, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ह्वेन-सांग द्वारा हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में सूक्ष्म अवलोकनों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? उन्होंने हर्ष से राज्य को एक शुद्ध बौद्ध धर्म शासन के रूप में देखा, जो कि राजसी अधिकारियों के बजाय मठवासियों के संस्थानों और के माध्यम से शासित था। उन्होंने हर्ष को एक महायान बौद्ध के रूप में वर्णित किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी धर्मों पर भी समर्थन किया, जो कि धार्मिक भावों का सह अस्तित्व का प्रचायक है। उन्होंने हर्ष को एक ऐसे शासक के रूप में वर्णित किया जो राजनीतिक सत्ता और उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासन हेतु धर्म गुरुओं की निर्भरता के कारण कमजोर हो गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर्ष की धार्मिक नीतियों का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मणवादी संस्थानों को दबाना और बौद्ध अनुदानों को प्रतिस्थापित करना था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है 30, उसे जरा देखते हैं। तो कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30, इसे जरा देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में लगभग पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्ता के अधीन लाने में सफल रहे। पुलकेशिन द्वितीय, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, ये कतई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, अगला देखते हैं। कथन 2, पश्चिमी घाट के अलूपा और दक्षिण कर्नाटक में गंग शासकों ने बादामी और चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्रवर्मन के प्रथम को हारने के बाद पल्लव राजधानी कांचीपुरम नियंत्रण स्थापित किया। ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं। और पहले की ये दोनों क्या है? व्याख्या कर रही हैं। स्टेटमेंट पे आते हैं। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। कथन दोनों की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बातापी के विजेता की राजकीय उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने की थी, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, सिंहविष्णु और नंदीवर्धन। तो ये की थी बातापी कोंड की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32, उसे देखते हैं। दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और पूर्ण साम्राज्य का दर्जा ग्रहण किया। कृष्णराज प्रथम ने दंती दुर्ग के बाद दक्षिणी कोंकण पर विजय प्राप्त कर राजपूतों का प्रभुत्व को विस्तार किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन क्या है हमारे? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है 33, निम्नलिखित राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार और नौसैनिक सफलता तक पहुंच गया। राजेंद्र प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, कुशल राजस्व प्रशासन के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया और नौसैनिक अभियान के माध्यम से विदेशों में चोल शक्ति का विस्तार किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन जो है वो दूसरे कथन व्याख्या कर रहा
है तो को राजेंद्र प्रथम शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य सबसे बड़े नौसैनिक, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तो राजेंद्र प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तो ये राजेंद्र प्रथम नहीं राज प्रथम थे। कौन थे? राज प्रथम। तो यहीं पर ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने तुर्की सम्भ्रांत वर्ग जिसे तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है का गठन सल्तनत शासन को सुदृढ़ करने के लिए किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है, उसका अधिकांशीय क्षेत्रीय विस्तार किया। नहीं, रजिया सुल्तान को तुर्की सम्राट वर्ग का व्यापक विरोध सामना करना पड़ा, क्योंकि वो गैर तुर्कों को उच्च प्रशासनिक पदों पर पदोन्नत करने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जलालुद्दीन खिलजी ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर बल दिया कि राज्य शासकों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहों को दबाने के लिए उसने कठोर दंड लागू किए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर बल दिया कि राज्य शासकों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा, अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहों को दबाने के लिए कठोर दंड लागू किए, तो ये कथन गलत है। कठोर दंड लागू नहीं किए थे जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत है, यानी केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को विस्तार करते हुए दक्कन और दक्षिणी भारत को अपने शासन में शामिल किया। तुगलक शासन के अंत तक सल्तनत का बंगाल, उड़ीसा और मालवा पूर्ण नियंत्रण था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल गलत हैं। फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं किया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित कालानुक्रम विदेश यात्री बताना है। दुर्वार्ते, बारबोस, फर्नांडो नूनेज, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हैं तो कौन कौन सा दूत कब आया है इसके बारे में। अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1443 में। ठीक है, फारस से। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात करें, और दुरान्ते अरबास 1503 से 1503 से लेकर 1517 तक रहा था। ठीक है, दूसरी अगर हम डोमिंगो पायस के बारे में बात करें तो ये 1520 से 1522 तक, 1520 से 1522 तक। ठीक है, निरंजो नूनीस के बारे में बात करें तो 1537 से अच्युत देव राय के टाइम पे आया था, 1535 से 37 तक। तो सबसे पहले अब्दुल रज्जाक यानी तीसरा, और तीसरे के बाद जाएंगे आपके कौन? दुर्वांतो 3-1 के बाद फिर जाएंगे आपके 4 और फिर जाएगा 2, 3-1-4-2 यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे यात्री विजयनगर में आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरा गांव अमर नायकों को दिए गए थे जो भूमि की आय पर विशेषाधिकार रखते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं था। मान्य अधिकार भूमि से संबंधित थे जिन्हें ब्राह्मणों और मठों के प्रदान किया गया था। इन गांवों की आय मुख्य रूप से किलों और सेना के रखरखाव के लिए उपयोग की जाती थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित हैं? कुबुल उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई मीनार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सारी इमारतें वहीं पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40? मध्यकालीन भारत की आर्थिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ददनी, कनकूत, कारवानी और सर्राफ। ठीक है, क्या क्या कह रहा है? ददनी, करनू, कनकूत, करवानी और सर्राफ। तो यहाँ पर यदि मध्यकालीन भारत की आर्थिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या कह रहा है जरा इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ददनी कारीगरों का कच्चा, ददनी क्या होता? ददनी ऐसी प्रणाली जिसमें कारीगरों व्यापारियों से कच्चा माल लेते थे, ये सही है। कनकूत के बारे में यदि हम बात करें, भूमि की माप, ठीक है, भूमि का आकलन के लिए जिम्मेदार अधिकारी। करवानी के बारे में बात करें तो व्याध आधारित व्यापार समुदाय। ठीक है, सर्राफा साहूकार और बैंकरों का समुदाय। तो केवल एक सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान भारत में स्थित है? हड़प्पा, धौलावीरा, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर केवल धौलावीरा गुजरात में स्थित है, बाकी पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। नेक्स्ट 42। सिंधु घाटी सभ्यता की आस्था और विश्वास प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, जिसे प्रायः मोहरों पर चित्रित किया गया दाह संस्कार और आभूषणों के साथ समाधान की साक्ष्य पुनर्जन्म में विश्वास का पता चलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो पहली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दाह संस्कार। आगे क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी है क्या? तीसरा भी है। कालीबंगा अग्निवेद ने साक्ष्य मिले, ये भी सही है। हड़प्पा विष्णु शिव के मंदिर को समर्पित मिले हैं, ये सही नहीं है। मोहनजोदड़ो लिखित श्लोकों को धर्म ग्रंथ में पाए गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। केवल दो सही है, 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 43। क्या कह रहा है 43? उसे जरा समझते हैं। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल में सभा और विजत जैसी जनजातीय सभाओं द्वारा विमर्शात्मक और धार्मिक कार्यों में भूमिका निभाई गई, जिनमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। राष्ट्र शब्द, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जो क्षेत्र और क्षेत्रीय राजत्व को दर्शाता है, पहली बार उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आया। तो यहां पर यदि हम देखें, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि सभा और विदत जो सभाएं जो ऋग्वेद में हमें इनसे जानकारियां मिलती हैं, उसमें ये धार्मिक कार्यों में भूमिका निभाती थी और महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44? उसे समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाहर्ता, करों का आकलन और सर्वोच्च अधिकारी, संग्रह सन्निदाता, राजकोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक, महामात्र, मौर्य प्रशासन में मंत्री और सेनापति का मुख्य लेखाकार जैसे कार्य करने वाला उच्च अधिकारी। उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें, समाहर्ता करों का आकलन करता है और सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सन्निदाता राजकोष और भंडार गृह का मुख्य अधिकारी होता है, सही है। महापात्र मौर्य प्रशासन में मंत्री और सेनापति, ये भी सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45? उसे देखते हैं हम लोग। अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने मगध की राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया। दूसरा, यह गौतम का समकालीन था।
तीसरा, यह द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यदि हम अजातशत्रु के बारे में बात करें तो अजातशत्रु मगध की राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया। तो अजातशत्रु ने राजधानी वैशाली स्थानांतरित नहीं की थी, बल्कि उसने वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध एक लंबा युद्ध अभियान चलाया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध के समकालीन था, ये बात बिल्कुल सही है। उसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। अजातशत्रु ने द्वितीय नहीं संगति का आयोजन नहीं करवाया था, ये बात बिल्कुल गलत है। उसने जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46? भारतीय भूमि प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में भूमि छिद्र न्याय से क्या आशय है? यह सिद्धांत कि जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पहले खेती की गई भूमि को कर मुक्ति निजी संपत्ति माना जा सकता था। दूसरा, यह सिद्धांत जो राज्य को बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने और कृषकों के बीच विस्तृत करने का अधिकृत करता था। वह राजकोषीय प्रणाली जिसमें बंजर भूमि से कृषि आय का आकलन स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से किया जाता था। और चौथा, यह नियम जिसके अनुसार भूमि बंजर भूमि स्वचालित रूप से शासक के स्वामित्व को वापस आ जाती थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पहले खेती की गई भूमि को कर मुक्त निजी संपत्ति माना जा सकता था, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47? इसे देखते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। अंग, मगध, काशी, वत्स। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम बताने हैं मित्रों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा किस ओर है, तो मित्रों उत्तर वैदिक काल में यदि हम बात करें तो अंग जो है वर्तमान बिहार में स्थित है। मगध प्रमुख महाजनपद था जो मध्य गंगा के मैदानी भाग था। काशी उत्तर प्रदेश में है। वत्स के बारे में बात करें तो ये प्रयागराज के निकट कौशाम्बी के पास है। तो हमें कैसा करना है? पूरब से पश्चिम की ओर जाना है। तो पूरब से पश्चिम अगर हम चलेंगे तो पूरब से पश्चिम में अगर हम चलें तो सबसे पहले पूरब में अंग होगा, उसके बाद मगध होगा, उसके बाद काशी होगा और वत्स होगा। ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। आचारण सूत्र, सूत्र कृतांग, कल्प सूत्र, मणि मेखलई, भगवती सूत्र। उपरोक्त में से कितनी कृतियां जैन परंपरा से संबंधित हैं? यदि हम यहाँ पे बात करें जैन परंपरा से संबंधित कलाकृतियों के बारे में, तो जैन परंपरा से संबंधित कलाकृतियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं? तो मित्रों आचार रंग सूत्र सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, सूत्र कृतांग जैन मान्यताओं सिद्धांत के अनुशासन की व्याख्या करती है। कल्पसूत्र जैन जीवनी के बारे में बात करती है। ठीक है, भगवती सूत्र ये भी जैन ग्रंथ है। मणि मेखला अगर हम बात करें ये जैन ग्रंथ नहीं है। तो कितने हैं? 4 है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49? जरा उसे देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पणि शब्द का अर्थ है आम लोगों की जनजातीय सभाएं, वस्तु विनिमय के लिए प्रयुक्त धन की मुख्य रूप, यात्रा व्यापारी या कारवां व्यापारी, पुरोहित जो राजा को परामर्श देते थे और उनसे पुरस्कार प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पणि शब्द का अर्थ यात्रा व्यापारी का कारवां होता था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है 50? इसे देखते हैं। वेद और विशेषता के बारे में यहाँ पर बताया गया है और बताना है कि ये संगीत बात सही है या नहीं। सामवेद यदि बात करें संगीत में स्वरों में इसकी रचना के कारण भारतीय संगीत का आधार है, सही है। यजुर्वेद प्राचीन दार्शनिक वेदांत सम्मिलित हैं। अथर्ववेद स्तुति अनुष्ठान ब्राह्मण पर विस्तृत टीकाएं। ऋग्वेद परुष्णी नदी के तट पर किए गए दशरथ युद्ध का वर्णन। यदि हम यहाँ पर बात करें तो ए पहला और चौथा तो सही है, जबकि 2 और 3 ये जस्ट अपोजिट हैं, यानी ऑप्शन ए और 4 सही है। 1 और 4 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नयनार भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके भजनों का संकलन पेरियार पुराणम में किया गया है। अलवार भगवान शिव के भक्त थे और उनके गीत नालियर दिव्य प्रबंधम के संकलित किए गए थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों उपयुक्त में से एक भी कथन सही नहीं है। नयनार भगवान विष्णु के भक्त नहीं, भगवान शिव के भक्त हैं, जबकि अलवार इनके भक्त होते थे। अलवार भगवान शिव के नहीं, जस्ट अपोजिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52, उसे देखते हैं। हाँ, मध्यकालीन भारत में भक्ति कवित्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अक्का महादेवी शिव भक्त जिसने सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार किया। जनाबाई महाराष्ट्र की निम्न जाति की महिला ने घरेलू काम और नामदेव की भक्ति पर कविताएं लिखी। मीराबाई कृष्ण की भक्त और राजपूत राजकुमारी जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया। बहिणाबाई बिठूड़ा कृष्ण की भक्त जिन्होंने तुकाराम की भक्त के साथ वैवाहिक कर्तव्यों को संतुलित किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो चारों कवित्रियों के बारे में बताया गया है, ये चारों कवित्रियों के बारे में बिल्कुल सही व्याख्या की गई है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती सिलसिले में प्रेम, सहिष्णुता, निस्वार्थ भक्ति पर बल दिया गया। इन्होंने प्रारंभ में शासकों से अनुदान स्वीकार नहीं किया। दूसरा, सोहरावर्दी सिलसिले में बाह्य रीति रिवाजों को प्रबलता से अस्वीकार करने के साथ शासकों से कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया गया। नक्शबंदी सिलसिले में हिंदुओं के साथ समन्वय को बढ़ावा दिया गया और इस्लाम में उदार प्रथाओं की वकालत की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक, दो, तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मित्रों केवल चिश्ती सिलसिले में प्रेम, सहिष्णुता, निस्वार्थ भक्ति की बात की गई, ये बात सही है। बाह्य रीति रिवाजों की प्रबलता से अस्वीकार नहीं किया गया था, स्वीकार किया गया था, ये गलत है। ठीक है, तो ये दोनों गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54? देखते हैं हम लोग 54 के बारे में। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, मुगल कालीन राजस्व आकलन विधियों के संदर्भ बताना है। गल्ला बख्शी, जब्ती, पट्टा। तो क्या है गल्ला बख्शी, जब्ती और पट्टा, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या कहा है कि गल्ला बख्शी फसल बंटवारा जिसमें राज्य और किसान फसल व मौसमी जोखिमों को साझा करते थे। तो गल्ला बख्शी फसल बंटवारा होता था, किसान राज्य और मौसमी जोखिमों को साझा करते थे, सही है। जब्ती प्रति बीघा अनुमान, लगान और भूमि मापन के आधार पर राजस्व निर्धारण किया जाता था। ठीक है, अधीन राजस्व सबसे महत्वपूर्ण होता था, ये सही है। पट्टा खेत में खड़ी फसल का बंटवारा। पट्टा का आकलन के बाद जारी किया जाता था। ठीक है, और किसानों द्वारा दायित्व को स्वीकृति कबूलिया के दर्ज पर किया जाता था। तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन 2 सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी प्रणाली में मनसबदारों को सामान्यतः नगद भुगतान करने के क्रम में उन्हें अपना पद या दायित्व बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। मासिक वेतन प्रणाली और के तहत सैनिकों और घोड़ों की संख्या कम हुई थी, जिन्हें एक सरदार को अपना पद बदलने बिना बनाए रखना होता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? मुगल मनसबदारी प्रणाली मनसबदारों को सामान्यतः नगद भुगतान करने के पद और दायित्व बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। ये बात क्या है? गलत है, प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56 पर क्या कह रहा है, जरा देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 56। क्या कहा था? उज्बेक
आक्रमणों को रोकने के लिए मुगल क्षेत्रों में सुरक्षित करने के लिए अकबर ने हिंद को समानांतर एक रक्षात्मक सीमा स्थापित की। अब्दुल्ला खान उज्बेक के साथ हिंद को सीमा में परिभाषित करने वाले समझौते ने काबुल और कंधार पर उज्बेक दावों को प्रतिबंधित किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा किया गया था। और दूसरा जो है वो इसकी व्याख्या करता है, ये भी बात सही है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारा क्वेश्चन। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 की व्याख्या कथन 2 एक की व्याख्या करता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में ऐसा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। कृतियां इकबाल नामा ए जहांगीर, मुवद्दत खान, परतशाहनामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा, मोहम्मद अमीन काजीबनी। तो ये कौन कौन से सुमेलित हैं इसके बारे में बताना है। मुगल दरबार में शाही घटनाओं प्रशासन समारोह पर ये किताबें मित्रों लिखी जाती थीं। तो मुवद्दत खान द्वारा इकबाल नामा ये जहांगीरी 3 खंडों में लिखी गई थी, ठीक है, और एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। परतशाहनामा के बारे में बात करें, ये मोहम्मद अमीन काजीबनी के बाद अब्दुल हामिद लोहारी मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो मोहम्मद अमीन काजमी द्वारा लिखी गई थी। आलमगीर नामा के बारे में यदि हम बात करें, मिर्जा आहिम काजिम के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे गलत हैं, केवल एक सही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सरंजाम प्राधिकारियों या सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए दिया गया राजस्व अनुदान, मिर्सादार, मजूमदार, बकिया नवीस। तो ये जो शिवाजी महाराज के द्वारा दिए जाते थे, कौन कौन से सुमेलित हैं, तो सरंजाम प्राधिकारियों को दिए जाने वाला अनुदान, ठीक है, मिर्सादार वंशानुगत भूमिदार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये भी बिल्कुल सही है। मजूमदार खुफिया क्रियाकलापों, मजूमदार के बारे में बात करें, वित्त और सार्वजनिक लेखाकार, यानी ये है, और बकिया नवीस खुफिया। तो कितने सही हैं, 2, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 17वीं शताब्दी में मराठों के उदय के योगदान कर देने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कारक हैं जरा देखते हैं। दक्कन के क्षेत्र में भौगोलिक विशेषताओं ने रक्षा और राजनीतिक स्वायत्तता को सुगम बनाया, बिल्कुल। भक्ति आंदोलन महाराज धर्म के विचारधारा ने सामाजिक एकता और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया। बिना किसी प्रतिबंध के वंशानुगत देशमुखों को बढ़ावा देने और की शिवाजी की नीति ने स्थानीय अभिजात वर्ग को मजबूत किया। मुगल और दक्कन शासकों के खिलाफ किसानों और छोटे जमींदारों के बीच शिवाजी को प्रभावी ढंग से दिशा दी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो बिना किसी प्रतिबंध के वंशानुगत देशमुखों को बढ़ावा देने की शिवाजी की नीति ने स्थानीय को मजबूत किया, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि 1665 निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने मध्यस्थता की थी। बंगाल के शाइस्ता खान, आमेर के जय सिंह, मालवा के दिलेर सिंह, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह। तो ये करी थी आमेर के जय सिंह ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा अजंता गुफाओं को एलोरा गुफाओं से सबसे बेहतर रूप से अलग करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर एलोरा के बजाय अजंता 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बौद्ध हिंदुओं के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, और अजंता के निर्माण 2 अलग अलग चरणों में हुआ था और जो पूरी तरह बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जबकि एलोरा का निर्माण कई शताब्दियों तक हुआ और तीनों धर्मों के स्मारक हैं। अजंता का निर्माण पूरी तरह एक ही राजवंश के संरक्षण में हुआ, जबकि एलोरा का विकास कई राजवंश के अधीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सबसे बेहतर रूप से अलग करता है, तो ऑप्शन जो बी बता रहा है, निर्माण 2 अलग अलग चरणों में हुआ, पूरी तरह बौद्ध धर्म को समर्पित है, एलोरा कई शताब्दियों में हुआ, यही बात बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है 62, जरा उसे देखते हैं हम लोग।
सांची स्तूप में मूर्तिकला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांची स्तूप में ऊपरी और निचली दोनों प्रदक्षिणाओं पथ या परिक्रमा पथ हैं। सांची के तोरणों के बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को विस्तृत वर्णन के साथ दर्शाया गया है। सांची की नक्काशी तकनीकें भरहूत की तुलना में अधिक प्राचीन और जटिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सांची के स्तूप ऊपरी तरह निचली दोनों प्रदक्षिणा पथ हैं। सांची तोरणों में बुद्ध के जीवन की घटना, ये भी सही है। सांची में नक्काशी तकनीक भरूच की तुलना में अधिक प्राचीन, नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? इसे जरा देखते हैं। नागर मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंदिर के प्रकार, विशेषताएं। लेटना या रेखा प्रसाद चैत्य गुफा के अधीन है। ठीक है। वैगन, बेल्टेड छत वाला, फरमासा, फमासा, फमसाना, बल्लभी। तो यहां पर यदि हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो नागर में लेटिना, फरमासा और बल्लभी प्रत्येक प्रकार के प्रारंभिक है। लेटना रेखा प्रसाद क्या है? यह है एक प्रकार की सर्वाधिक सरल और सबसे सामान्य, सर्वाधिक सरल और सबसे सामान्य रेखा होती है। ठीक है। सामान्य रूप है, एक वर्गाकार आधार पर अंदर की ओर मुड़ी हुई नुकीली चोटी वाली दीवारें होती हैं। ठीक है। क्या है? मीनार की दीवारें अंदर की ओर मुड़ी हुई शीर्ष नुकीली दीवारें, यानी ये लेटना या रेखा प्रसाद के बारे में बताया गया है। फमसाना के बारे में यदि हम बात करें तो कम ढलान वाली स्लेबों से चौड़े, ये बताई गई हैं। बल्लभी चैत्य गुफा के सम्मान एक वैगन वॉल्टेड होते हैं। तो कौन सा सही है? केवल दो सही है, यानी ऑप्शन आपका एक सही होगा, ए। ठीक है। वो मैंने दो मान के कर दिया था, तो ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। गांधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। गांधार मूर्ति कला परंपरा बैक्ट्रियन, पार्थियन स्थानीय कलात्मकों से विकसित हुई है। गांधार में बुद्ध की मूर्तियां वस्त्र और शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से परिष्कृत विवरण प्रदर्शित करती हैं, जो प्रतीकात्मक अमूर्तता के स्थान पर शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो गांधार मूर्तिकला परंपरा बैक्ट्रियन, पार्थियन और स्थानीय कलात्मक प्रभावों से विकसित हुई है, यानी पहली बात हमारी बिल्कुल सही है और दूसरी बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो तीसरी, गांधार शैली रूप में चित्रण एक प्रवर हेलोनिस्टिक प्रभाव से प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65? मौर्य मूर्तिकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में भारत में बड़े पैमाने पर पत्थर की नक्काशी, उभरी हुई नक्काशी तकनीक का प्रयोग की शुरुआत हुई। दीदारगंज में यक्षिणी मौर्यकालीन गोलाकार मूर्तिकाल के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जो अपनी चमक और कलात्मक सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। मौर्यकालीन मूर्तिकला में विशुद्ध धार्मिक चित्रण के बजाय मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष विषयों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल मौर्य कला में के लिए सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66? उसे देखते हैं। भारतीय दर्शन की शास्त्रीय शाखा षट दर्शन के संदर्भ में न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा, ध्यान और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से मुक्ति की खोज पर बल, इससे ईश्वर के मिलन होता है, न्याय दर्शन बताता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें न्याय दर्शन के बारे में तो न्याय दर्शन मित्रों गौतम ऋषि ने दिया था और तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है और ज्ञान के मान्य साधनों के रूप में तर्क के अनुमान प्रत्यक्ष रूप पर बल देता है और मुक्ति के लिए ध्यान अनुष्ठानिक मार्ग की बात करता। ठीक है। तो यहाँ पर तर्कवाद की बात की गई है, ध्यान और शारीरिक अनुशासन की बात नहीं की गई है। पहला गलत होगा। वैशेषिक दर्शन के बारे में यदि हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया था और परमाणु काल चित्त को वर्गीकृत करता है, कर्म को भाग्य के निर्धारक के रूप में शामिल करता है। ठीक है। तो ये
परमाणु सिद्धांत में कर्म के आधार पर भौतिक संसार के प्रति अन्वेषण, ये बिल्कुल सही है। सांख्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुष चेतना और प्रकृति के बीच अंतर के बारे में बात करता है। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था। प्रकृति और पुरुष की चेतना के मुक्ति बोध के बारे में बात करता है, ये बात बिल्कुल सही है। मीमांसा वैदिक अनुष्ठानों की सही व्याख्या और अनुष्ठानिक कार्यों पर बल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही व्याख्या कर रहा है। तो कितने हैं, 3 सही हैं। अब इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा हमारा योग दर्शन है। तो योग दर्शन के बारे में दिया है न्याय दर्शन में। ये एक्चुअली योग दर्शन के बारे में बात है जो हमारे पतंजलि महाराज ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 67, इसे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर के अद्वैतवाद के तहत मुक्ति व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म की पहचान का बोध प्राप्त करने से प्राप्त होता है। माधव के द्वैत वेदांत में ईश्वर, आत्मा, पदार्थ शाश्वत रूप से पृथक वास्तविकताएं हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपयुक्त कथनों में से दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय दर्शन वेदांत उपशाखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानुज, बल्लभ और निम्बार्क। रामानुज वैशिष्ट द्वैतवाद के तहत ईश्वर एवं उनके गुणों की एकता पर बल। बल्लभ शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत के तहत संसार की वास्तविकता के ईश्वर के उनकी पहचान पर बल। निम्बार्क द्वैत के तहत ईश्वर, आत्मा और पदार्थ के बीच पूर्ण विभाजन पर बल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात कही है, तो रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में बात कही है, तो तहत ईश्वर के गुणों की एकता पर बल, बिल्कुल सही है। बल्लभ के बारे में बात करें तो शुद्ध अद्वैतवाद के बारे में बात कही है। ठीक है, और इसमें ईश्वर वास्तविक है और मायावी नहीं है, जो शंकराचार्य के दृष्टिकोण का विरोध करता है, ये बात बिल्कुल सही है। निम्बार्क द्वैतवाद के तहत ईश्वर, आत्मा, पदार्थ के बीच पूर्ण विभाजन के रूप में बात की गई है, पूर्ण विभाजन के रूप में बात की गई है, तो ना द्वैत है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो कितने सुमेलित हैं, 2। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म माध्यम, क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के माध्यमक संप्रदाय संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे संप्रदाय की 2री शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, उसे देखते हैं। संस्कृत और पाली भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृत का पहला लिखित प्रमाण गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन के अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, महाकाव्य और खंडकाव्य में प्रयुक्त संस्कृत को परिष्कृत रूप गुप्तकाल के दौरान विकसित हुआ, जो संस्कृत से निकटता से संबंधित थी। मुख्यतः खरोष्ठी लिपि से लिखी जाती थी। महायान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है। लिखित प्रमाण गुजरात का जूनागढ़ है। दूसरा महाकाव्य खंडकाव्य संस्कृत के परिष्कृत रूप है। पाली जो संस्कृत निकटता से संबंधित खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। मोहनदन की पवित्र भाषा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, 1 पर सॉरी। क्या है, शास्त्रीय संस्कृत नाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालविका अग्निमित्रम, मधुरा राक्षस, स्वप्नदत्ता, रत्नावली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन नाटक किसने सही सुमेलित है, तो मालविका अग्निमित्रम। यदि हम बात करें तो मालविका अग्निमित्र की कहानी है और रिटन बाई कालिदास, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विषाक्त, बिल्कुल सही है। रत्नावली हर्षवर्धन, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। स्वप्न सौदत्ता भभूति, स्वप्न सौदत्ता के बारे में बात करें तो ये भास द्वारा रचित है। किसके द्वारा, भास के द्वारा। तो ये यहाँ पर गलत होगी, 3 सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पिटक और विषय वस्तु। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। संघ और मठवासी अनुशासन के लिए नियम और विनियमन। विनय पिटक बुद्ध के नैतिक उपदेशों की शिक्षाएं। अभिधम पिटक चित्त और परम सत्य का दार्शनिक विश्लेषण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सूत्र पिटक के बारे में 3 पिटक हैं ये। सूत्र पिटक मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, नैतिक शिक्षाएं, सरल भाषा में है, जातक कथाएं। विनय पिटक मठवासियों के अनुशासन के बारे में बात की है। ठीक है, विनय पिटक मठवासियों के अनुशासन, बुद्ध की नैतिक, ठीक है, और
अभी धम्म पिटक आपका चित्त और परम सत्य की दार्शनिक, यानी तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73, इसे देखते हैं। प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाघ गुफाएं, लेपाक्षी, आंध्र बादामी गुफाएं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष विषयों और जातक कथाओं पर का स्पष्ट रेखांकन, व्यवहारपरक आकृति का चित्रण, मंदिर की दीवारों पर प्राथमिक रंगों और प्राकृतिक अभिव्यक्ति के जीवंत उपयोग के साथ विजयनगर भित्ति चित्र, चालुक्य राजाओं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों बाघ की गुफाएं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष विषयों पर जातक कथाएं बिल्कुल सही, लेपाक्षी मंदिर की दीवार प्राथमिक रंगों का उपयोग बिल्कुल गलत, ये यहाँ पर है। बादामी गुफाएं कर्नाटक और कर्नाटक के बारे में सही सुमेलित हैं, ठीक है, ये सही है, जबकि लेपाक्षी वाला ये गलत दिया गया, यानी कितने सुमेलित हैं, 2 सही सुमेलित हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। शैल चित्रों में सर्वाधिक संकेंद्रण बिंद माला और कैमूर की शाखा से मिलता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, पाल और अपभ्रंश कला की शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाल कला शैली मुख्य बौद्ध संरक्षण में विकसित हुई। इसकी चित्रकारी ताड़ पत्रों में की जाती थी, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों जो पहली बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। अपभ्रंश कला शैली उत्पत्ति गुजरात और मेवाड़ में हुई थी, ठीक है, गुजरात और मेवाड़ में हुई थी, गुजरात और मेवाड़ में हुई थी। ये स्टेटमेंट 15वीं 11वीं शताब्दी में ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला आगे क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। पाल चित्रकला का समूह रचनाओं में जाना जाता है, अपभ्रंश चित्रकला के एकाकी कृतियों में बदल दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो कितने सही है, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, राजस्थानी मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, ठीक है, दरबारी जीवन के चित्रण और नगर विस्तृत दृश्य दिखाने वाली तमाशा चित्रकला, किशनगढ़ सावंत सिंह और बाणी ठाणी रोमांटिक युद्धंतियों, राधा कृष्ण की भक्ति पूर्वक, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो राजस्थानी चित्रकला राजपूत शैली के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रकला जो है वो आपकी दरबारी जीवन तमाशा से संबंधित है। किशनगढ़ के बारे में बात करें तो यह कृष्ण भक्ति से पूर्ण है। बूंदी शैली मुगल दरबार दृश्यों के बारे में बात करती है। कोटा शैली या बूंदी शैली ये मुगल सम्राटों को चित्रित इसमें नहीं किया जाता था, ये बिल्कुल गलत है। बीकानेरी शैली लघु चित्रों के बारे में बात की जाती थी है, और सौम्य रंगों के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक रूप ध्रुपद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, ध्रुपद रचनाएं बिना किसी चित्रित गीतात्मक घटक शुद्ध वाद्य संगीत के उपयोग पर आधारित होती है। बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद परंपरा के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। तो कितने सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर दूसरा सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, ताजमहल हुमायूं के मकबरे की संरचना पर आधारित तैमूरी शैली में विस्तृत वास्तुकला को प्रतिनिधित्व करता है, ये बिल्कुल सही बात है। ताजमहल मुख्य मकबरा अष्टकोणीय और मध्य में मुमताज महल की कब्र है, ये भी बात बिल्कुल सही है। स्मारक के बाहरी दीवारें सफेद संगमरमर से बनी है, जिन्हें किसी भी रंगीन पत्थर का उपयोग नहीं किया गया, ये बात गलत है। यानी ऑप्शन में 2 सही है, ऑप्शन ए हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है? नृत्य रूप और विशेषताएं, सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगर हम यहाँ पर बात करें सत्रिया, इसका नाम वैष्णव मठों में लिया गया है जिन्हें सत्र के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फारसी वेशभूषा दरबारी नृत्य में शैली से प्रभावित, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पात्र में नृत्य गीत की रचना के साथ अपना परिचय देते हैं, बिल्कुल सही है। भारतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में विकसित है, ये भी सही है, यानी चारों सही हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। नृत्य रूप और विशेषताएं, थांगटा, कालबेलिया। थांगटा मणिपुर की तलवार और भाले से युक्त मार्शल नृत्य है। कालबेलिया पौराणिक कहानियों में व्यक्त करने में ओजपूर्ण मार्शल गतिविधियों करके मुखौटों का नृत्य। छऊ राजस्थानी समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला सर्प और जैसी मुद्राओं वाला नृत्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो मणिपुरी थांगटा मणिपुर का सही है, ठीक है। कालबेलिया के बारे में बात करें, यह मुखौटा नृत्य नहीं है, राजस्थान में कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये बात हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान की कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है और सांपों पर आधारित है, ठीक है। छऊ राजस्थान की महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है और सर्प जैसी मुद्राओं का अध्ययन ही किया जाता है, यानी अब तक एक ही है। देखते हैं आगे क्या बनता है इसमें। उपरोक्त में से कौन से सही है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रम्मन हिमाचल प्रदेश का अनुष्ठानिक नाट्य है जो भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यक्षगान आंध्र प्रदेश कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है। थेयम केरल का एक अनुष्ठानिक प्रदर्शन जो कर्नाटक में भूत केवला के समान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रम्मन हिमाचल प्रदेश का अनुष्ठानिक शिव के सम्मान में यूनेस्को द्वारा मान्यता है। तो रम्मन के बारे में यदि हम बात करें तो ये उत्तराखंड का है, गढ़वालियों का, वो यूके का है, ठीक है, उत्तराखंड का, ठीक। तो यहाँ पर ये गलत होता है और ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है? मेहराबों के बीच नीचे निर्मित कमल की कली वाले किनारे के रूप में जानी जाने वाली स्थापत्य की विशेषता के रूप में किस राजवंश के शासन दौरान हुई? गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये किस राजवंश के टाइम पर हुई? तो ये खिलजी राजवंश के टाइम पर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83? देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलक काल के स्थापत्य में चतुष्कोणीय मेहराबों को एक सहायक बीम के सुदृढ़ किया जाता था। तुगलक काल के मकबरे सामान्यतः अष्टकोणीय योजना के अनुरूप होते, जिसे बाद में मुगलों ने पूर्ण किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बी नहीं सी इसका आंसर होगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। लेपाक्षी और हम्पी जैसे मंदिरों को देखे जाने वाले विजयनगर के भित्ति चित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या है? उत्कृष्ट लघु शैली, वास्तविक व सजावटी अलंकरणों का उपयोग करते हुए शाही आकृतियों का विस्तरण, व्यापक कायरोस्कोर और परिप्रेक्ष्य में आकृतियों का प्राकृतिक चित्रण, फारसी कला से प्रेरित सजावटी पुष्प रूपांकन, रेखीय लय, शैलीबद्ध आकृतियां, सीधी रेखाएं। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है 85? जरा देखते हैं। सारनाथ सिंह के ऊपरी भाग में उकेरी गई पशु आकृतियों के संदर्भ में वृषभ, हाथी, घोड़ा, सिंह, तो ये प्रतीकात्मक किसके हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है, जो सारनाथ के हमारे नेशनल एम्बलम में हैं। तो यदि हम बात करें, हाथी गर्भाधान के बारे में बताता है, हाथी जो है गर्भाधान के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा वृषभ जन्म की राशि को बताता है, बुद्ध के जन्म को, घोड़ा सांसारिक जीवन के त्याग के बारे में बताता है, सही है। सिंह ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताता है, ये भी सही है। तो कितने सही है? 2, ऑप्शन बी हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय सेना मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट के बीच आयोजित किया गया। यह वर्ष 2025 के संस्करण जोधपुर टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित बारगेम रूप में आयोजित किया गया। उक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी 2 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जो 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य प्रहार करने में सक्षम। अग्नि 1 कम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। आकाश प्राइम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी है? आकाश प्राइम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये सही है। ठीक है, अग्नि 1 कम दूरी में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, ये गलत, और पहला सही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या कह रहा है 88? निम्नलिखित में से कौन से गुण अल्टर मैग्नेट्स द्वारा दर्शाए जाते हैं? इनमें लोह चुंबक, प्रतिलोह चुंबक विशेषताएं होती हैं। कोई शुद्ध बाह्य चुंबकत्व तो नहीं होता। चालक बनने के लिए बाह्य तत्वों के साथ अपमिश्रण आवश्यक होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर इनमें लोह चुंबक और प्रतिचुंबक सही है। इसमें शुद्ध बाह्य चुंबक नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, और चालक बनने के लिए बाह्य चुंबकत्व को अपमिश्रण होता है, यानी पहला और तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89? जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा के बाद गुजरात दूसरा राज्य है जिसमें विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्किल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे अनुवांशिक विकारों को शीघ्र पता लगाना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उड़ीसा के बाद गुजरात राज्य नहीं, उड़ीसा जनजातीय जीनोम गुजरात सरकार की अग्रणी पहल है। ठीक है, ये गुजरात पहला राज्य है, ये नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य स्किल सेल एनीमिया, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जापान द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित ग्रीन हाउस गैस जलचक्र उपग्रह GoSat GBW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने लगभग 666 किलोमीटर ऊंचाई में कक्षा स्थापित की गई, प्रत्येक 3 दिन वैश्विक कवरेज प्रदान करता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91? उसे देखते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW भारत की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में भारत रासायनिक परिषद ICC OPCW द हेग पुरस्कार प्राप्त करने वाला विश्व का पहला रासायनिक उद्योग निकाय बन गया है। ठीक है, पहला निकाय बन गया है, ये बात बिल्कुल सही है। एशिया OPCW सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरणों में 23वीं बैठक में आयोजित बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। तो 24 में सबसे पुराने रासायनिक के बाद बन गया। 23वीं बैठक 1 से 3 जुलाई बेंगलुरु में नहीं, ये मित्रों दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहां पर? दिल्ली में। तो ये गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट नासा के अगला क्वेश्चन है। नासा के टेंडम रिकनेक्शन कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट्स मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह ट्रेसिस मिशन का उद्देश्य अध्ययन करना और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अंतरिक्ष मौसम की ग्रह की किस प्रकार की रक्षा करता है। ट्रेसिस उपग्रह सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के बीच चुंबकीय पुनर्संयोजन अवलोकन के लिए उत्तरी ध्रुव निकट ध्रुवीय कस्प परिक्षेत्र में परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है और दोनों सही हैं और व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिसाइल ठोस प्रणोदक उपयोग किया गया उच्च परिशोध पर अत्याधुनिक मार्गदर्शन के रूप में नेविगेशन प्रणालियां हैं। तो ये तीसरा ये लाइन पहला क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली स्टेटमेंट पर। क्या है?
यह एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। ये भी बात सही है। इस मिसाइल का मुख्य रूप से पनडुब्बी आधारित पर अभियानों में डिजाइन किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? देखते हैं। सी फ्लूड एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली के विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय जल आयोग (EWC), केंद्रीय जल आयोग, प्रगत संगणन विकास केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है। सी फ्लड प्लेटफॉर्म विकास एवं संचालन प्रत्यक्ष रूप से शामिल कौन कौन है ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो शामिल कौन कौन है? केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, प्रगत संगणक विकास केंद्र और भारतीय NRCSC, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वर्ष 2025 में अधिसूचित अलोह धातुओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR ढांचा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधान ने अपना विधिक अधिकार प्राप्त करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन करता है अपना विधिक अधिकार प्राप्त? तो ये विधिक अधिकार प्राप्त करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी स्टेक IES पहल संदर्भ में विचार कीजिए। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRN द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने के लिए इंडिया एनर्जी स्टेक विकसित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो पहला स्टेटमेंट ये गलत होगा। अगले लाइन पर देखते हैं क्या है। अगला स्टेटमेंट है हमारा IES अंतर्गत यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रियल टाइम डेटा एनालिसिस करना है। तो ये बात क्या है हमारी? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चीन द्वारा निर्मित मेडोक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चीन द्वारा निर्मित मेडोक बांध यदि हम बात करें तो वो यारलुंग त्सांगसो पर है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया INS निस्तार मुख्य रूप से निम्नलिखित किस ऑपरेशन के समर्थन के लिए निर्मित है? बारूदी सुरंग निरोधक, तटीय गश्त, जल सर्वेक्षण, महासागर, गहन समुद्र गोताखोर, पनडुब्बी। तो यह गहन समुद्र गोताखोर पनडुब्बी बचाव अभियान के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में खोजा गया C2025N1 एटलस है नेपच्यून उपग्रह, ठीक है, सौरमंडल के बाहर प्रवेश करने वाला इंटरस्टेलर कॉमेट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान IISc द्वारा प्रारंभ किए गए भारत अध्ययन की मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था स्वास्थ्य बीमा कल्याणकारी सेवाओं के लिए भारत का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, भारतीय जनसंख्या में एजिंग को प्रभावित करने वाला जैविक, ठीक है, राज्य दीर्घकालिक संबंधों में किए गए राष्ट्रीय भंडारण स्थापित, वृद्धों की देखभाल में पुनर्वास के लिए किया गया। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए ऑप्शन है भारतीय जनसंख्या एजिंग प्रभावित करने वाले जैविक पर्यावरण में। तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने GS फर्स्ट पेपर का अध्ययन किया जो कि दृष्टि IAS संस्थान का था। शेष पेपर भी आपको हमारे चैनल से मिले रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। GS वर्ल्ड और आपके विजन IAS के पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे हर साल की तरह। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।